नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है वाह नवाब वाह के 6वें एपिसोड में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सफदरजंग कैसे अवध के दूसरे नवाब बने। अगर आपने हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अवध के दूसरे नवाब से जुड़ी कुछ और बातें। सदरुन्निसा, जो कि नवाब सफदरजंग की पत्नी थी, उनको ससुराल में आने के बाद नवाब बेगम का खिताब मिला। सफदरजंग अपनी पत्नी पर जान छिड़कते थे और अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने सदरुन्निसा के अलावा किसी और को अपनी बेगम नहीं बनाया। बेगमों के इतिहास में सदरुन्निसा सदरे जहां बेगम और नवाब बेगम के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, नवाब बेगम के जैसी बुलंद तकदीर वाली बहुत ही कम होंगी, जिनके बाप सादत खान हाकिम सल्तनत, शौहर सफदरजंग मालिके मुल्क और बेटा शुजाउद्दौला वारिसे तख्त हुआ। दोस्तों, सफदरजंग के बारे में बताने से पहले उनकी बीवी यानी सदरुन्निसा के बारे में एक मशहूर किस्सा आपको सुनाता हूँ। वो ये कि नवाब बेगम के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही अच्छी थी, नेक दिल थी और हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद किया करती थी। उनकी एक दासी थी जो कि बहुत चालाक थी और वो दासी नवाब बेगम की मासूमियत का फ़ायदा उठाया करती थी। उस दासी को जब कभी भी रुपयों पैसों की ज़रूरत पड़ती तो नवाब बेगम के पास जाती और कहती, मलिकाए आलिया, हर चीज़ रखे रखे सीलन खा जाती है। ये सीलन ख़जाने की बेशकीमती चीज़ों को ख़राब ना कर दे, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें समय समय पर धूप दिखाया जाए। फिर क्या था, धूप दिखाने के लिए महल की छत पर सोने और चांदी के सिक्के बिछा दिए जाते। उनको खूब धूप लगती और उसके बाद उनकी अलग अलग थैलियां बना के रख दी जाती थी। धूप दिखाने के बाद जब उन थैलियों को वापस रखने के लिए गिना जाता तो कुछ थैलियां कम पाई जाती। नवाब बेगम उस दासी से थैलियों के कम होने का कारण पूछती और वो मुस्कुरा के कहती कि मलिकाए आलिया, हर चीज़ धूप खाकर कुछ ना कुछ तो सूख ही जाती है, तो कुछ अगर सिक्के सूख गए या खुश्क हो गए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नवाब बेगम उसकी इस बात को हंस के टाल देती थी और वो जानती थी कि नदी में से यदि पानी की कुछ बूंदें निकाल ली जाएं तो नदी सूख नहीं जाती। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सफदरजंग कैसे अवध के दूसरे नवाब बने। चलिए अब आपको बताता हूँ कि कैसे हुई नवाब सफदरजंग की मौत। तो हुआ यूं कि सन 1754 में नवाब साहब बीमार रहने लगे, क्योंकि उनकी जांघ में एक दाना निकल आया था जो कि लगातार बढ़ रहा था और बहुत ही तकलीफ देता था। पर अपनी इस तकलीफ की परवाह ना करते हुए वो हमेशा मुगल बादशाह अहमद शाह की खिदमत में लगे रहते थे, जिसकी वजह से उनका दिल्ली से फैज़ाबाद, फैज़ाबाद से दिल्ली आना जाना हुआ करता था। एक बार नवाब सफदरजंग मुगल बादशाह अहमद शाह से मिलने फैज़ाबाद से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उन्हें पता लगा कि मुगल बादशाह के वज़ीर ने षड्यंत्र करके उन्हें गद्दी से हटा दिया और मुगल बादशाह अहमद शाह को उनकी माँ ऊधम बाई के साथ बंदी बना लिया और अपने एक आदमी अजीज़ुद्दीन खां को आलमगीर द्वितीय की उपाधि देकर उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया। जब ये खबर रास्ते में नवाब सफदरजंग को मिली तो वो बहुत ही दुखी होकर अवध की तरफ वापस चल पड़े और कहा जाता है कि लाव लश्कर में नवाब बेगम भी उनके साथ थीं। लौटते समय उन्होंने सुल्तानपुर ज़िले के गोमती नदी पार पापड़ घाट पर अपना पड़ाव डाला। इस समय तक उनकी जांघ में हुआ छोटा दाना एक बड़ा फोड़ा बन चुका था और यही फोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसका जहर नवाब साहब की लापरवाही के कारण उनके पूरे शरीर में फैल गया। और आपको बताऊं कि यही फोड़ा नवाब साहब की मौत का कारण बना। 5 अक्टूबर 1754 को पापड़ घाट के पड़ाव पर ही नवाब सफदरजंग की मौत हो गई। उस वक्त नवाब बेगम अपने पति सफदरजंग के साथ में थी जब सफदरजंग की मौत हुई। वे बड़ी ही अक्लमंद और होशियार महिला थी। कहा जाता है कि रास्ते में सुहाग लुट जाने के बाद भी नवाब बेगम ने अपने हृदय को कठोर रखा और इस राज को राज ही रहने दिया। नवाब साहब की लाश को हाथी की पीठ पर लाद कर वो फैज़ाबाद पहुंची और फैज़ाबाद पहुंचकर
नवाब बेगम ने अपने बेटे शुजाउद्दौला की सलाह लेकर फौज और किले की कमान मजबूत कर ली। उसके बाद महल से रोने पीटने की आवाज़ आने लगी और फिर नवाब साहब की मौत की खबर आम की गई। कहा जाता है कि अगर नवाब बेगम इस तरह से अपने किले का और अपने शहर का बंदोबस्त ना संभाल लेती तो शहर में बगावत हो जाती और नवाबी तख्त हाथ से बेहाथ हो जाता। नवाब सफदरजंग की लाश को कुछ दिन फैज़ाबाद के गुलाबबाड़ी में रखा गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली जाकर दफनाया गया क्योंकि उन्हें दिल्ली बहुत पसंद था। बाद में नवाब सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला ने 3 लाख रुपए की लागत से लाल और सफ़ेद पत्थरों का एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा अपने पिताजी के नाम पे बनवाया, जिसे दिल्ली में आज भी सफदरजंग के मकबरे के नाम से जाना जाता है। बीच में एक और बात छूट गई, वो आपको बताऊं कि सफदरजंग की सासू माँ यानी कि सदरुन्निसा की मम्मी खदीजा खानम ज़्यादातर लखनऊ में रहती थी। बुढ़ापे के समय में लखनऊ में रहने वाली रानी जय कुंवर पांडे ने इन्हें बड़ा सहारा दिया। वो इनकी सहेली और मुंह बोली बहन बन गई। रानी का बाग, जो कि रानी जय कुंवर पांडे के नाम से पड़ाइन का बाग जाना जाता था, उस बाग में रानी जय कुंवर पांडे ने अपनी सहेली खदीजा खानम के लिए एक मस्जिद भी बनवाई, जिसे पड़ाइन की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस पड़ाइन मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर खदीजा खानम का मकबरा बना है और आज भी उनकी कब्र लखनऊ के अमीनाबाद में जगत सिनेमा के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर मौजूद है। भाई किस्मत हो तो ऐसी, एक मामूली दासी जिसका पति सादत खान अवध का पहला नवाब, दामाद सफदरजंग अवध का दूसरा नवाब और नाती शुजाउद्दौला अवध का तीसरा नवाब बना। वाह भाई वाह। आइए अब लौट कर चलते हैं नवाब सफदरजंग की ओर। वैसे तो नवाब सफदरजंग के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं और कहा जाता है कि उनके अधीन काम करने वाले ज़्यादातर अधिकारी हिंदू थे। नवाब साहब के सबसे प्रिय अधिकारी राजा नवल राय भी हिंदू थे और नवाब साहब जब दिल्ली जाया करते थे तो अवध की देख रेख का चार्ज राजा नवल राय को ही देकर जाते थे। नवाब सफदरजंग गरीबों की बड़ी मदद किया करते थे और कहा जाता है कि यदि कोई गरीब उनसे पैसा मांगता तो 50 अशरफियों से कम कभी नहीं देते थे। वो शेर व शायरी के भी शौकीन थे और ख़ुद अरबी और फ़ारसी में कविताएं लिखा करते थे। दूसरे कवियों और शायरों की रचनाएं अगर पसंद आ गई तो उन्हें दौलत देकर माला माल भी कर दिया करते थे। तो जनाब, ये सारी बातें थी अवध के दूसरे नवाब सफदरजंग के बारे में। सफदरजंग जहां पूरी जिंदगी भर एक पत्नी व्रती रहे, वहीं इनका बेटा बाप रे बाप एक नंबर का अय्याश। उसके बारे में बताऊंगा आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हाँ, देखते रहें वाह नवाब वाह।